चलिए तो शुरू करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पालमपुर गांव के विषय में बताया था कि पालमपुर गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पर। एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। पालमपुर जो गांव है वो एक ऐसा गांव है जहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। उच्च जाति के लोगों के पास भूमि है, उनके मकान बड़े हैं। अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके मकान कच्चे फूस के बने हुए हैं। उसके बाद जो पालमपुर गांव है वो कई गांव और कई कस्बों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से रायगंज का नाम आया था। रायगंज जो है एक बहुत बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पालमपुर गांव है उसमें कृषि एक मुख्य क्रिया है। खेतीबाड़ी का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, कम से कम 75% लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, गाँव में निवास करते हैं। तो खेती वहाँ की मुख्य क्रिया है, लेकिन खेती के अलावा अन्य काम भी किए जाते हैं, जैसे डेयरी, परिवहन, विनिर्माण उद्योग इत्यादि। छोटे छोटे दुकानदार भी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पालमपुर गांव के विषय में। वहाँ पर जो पालमपुर गांव है वहाँ पर बिजली की कोई दिक्कत नहीं थी। बिजली की व्यवस्था की वजह से सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से हो पाई थी वहाँ पर। और इसका किसानों को क्या फ़ायदा हुआ था कि वो साल में 3-3 फसल उगाते थे। फिर मैंने रबी की फसल के विषय में बताया था। गेहूँ रबी की फसल है, ज्वार बाजरा खरीफ की है। गन्ने का उत्पादन भी किया जाता था। उसके अलावा गन्ने के अलावा जो आलू है उसका भी उत्पादन 15-20 सालों से वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हमने हरित क्रांति के विषय में पढ़ा था कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का क्या था कि हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। ये देखिए, हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में आई थी और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था पंजाब और हरियाणा में। सबसे पहले हरित क्रांति के अंतर्गत उर्वरकों का जो प्रयोग किया गया था, जो नवीन तकनीकों का प्रयोग किया गया था, वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी और उससे क्या हुआ था, नए नए तकनीक किसानों ने खेतीबाड़ी में प्रयोग की थी। उससे क्या हुआ, उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। जहाँ पहले 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जब परंपरागत बीजों से खेती की जाती थी, पुराने तरीके जब खेती में अपनाए जाते थे, तो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज होती थी। लेकिन जैसे ही HYB हरित क्रांति के अंतर्गत जिन बीजों का प्रयोग किया गया, जिसका नाम था HYB, इसका प्रयोग करने से जो उपज थी वो 1300 से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। फिर गेहूं और चावल का हमने पढ़ा कि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब हरित क्रांति का नुकसान क्या हुआ था, उसका नुकसान क्या हुआ था, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई थी। भूमि का जो जल स्तर है, भौम जल स्तर है, वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो पहले वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था। अब आइए आगे देखते हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था। जो हरित क्रांति आई थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ आई थी, पंजाब और हरियाणा में उसका प्रभाव देखा गया था। तो जब वो HYB बीजों का प्रयोग करेंगे, उन बीजों का प्रयोग का मतलब क्या है कि उन्होंने जो नवीन तकनीक अपनाई। नवीन तकनीक का मतलब क्या होता है, नए नए उर्वरकों का प्रयोग किया ज़मीन में, तो उससे भूमि की उपजाऊ क्षमता तो कम हो गई। तो ये क्या है, रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से, क्योंकि उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा किया गया और उसका दुष्परिणाम क्या आया कि मिट्टी की गुणवत्ता को उसने कम कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, पालमपुर जो गांव है उसमें 450, पालमपुर गांव में 450 परिवारों में से लगभग 1/3, अर्थात 450 में से लगभग 1/3 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है और वो दलित है। ये देखिए, मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोग, विभिन्न जातियों के लोग हैं और कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। अब उनमें से भी कम से कम 150 परिवार ऐसे जिनके पास अपनी खुद की भूमि ही नहीं है जिसमें वो खेती कर पाए। और वो किस जाति से संबंधित है, दलित, जिनकी संख्या समाज में कम थी। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ये देखिए, 150 परिवार तो वो है जिनके पास भूमि नहीं है, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि है लेकिन बहुत कम, और वो इतनी है कि वो उनका अपना
गुजारा भी नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं पालमपुर गांव में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार है। पालमपुर गांव में जो बड़े बड़े किसान हैं, बड़े किसान का मतलब है जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि है, ज़्यादा भूमि है, वो 60 है, 60 परिवार के आसपास है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास, कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। तो ये देखिए, एक बार दोबारा बता देती हूँ। पालमपुर जो गांव है उसमें विभिन्न जातियों के कुल मिला के 450 परिवार थे। अब इन 450 परिवारों में से कम 150 परिवार में वो लोग शामिल हैं जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है और जो दलित जाति से संबंधित है। उसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि है लेकिन बहुत कम, जिससे उनका गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसके बाद जो 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। बड़े किसान हैं, उनके पास खेती करने के लिए कितनी भूमि है? 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा भूमि है, जो उस गांव में पैसे वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? खेती ज़्यादा है, खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि उनके पास भूमि ज़्यादा है। और वो करते कैसे हैं? अन्य लोगों को अपने खेतों में काम पे लगा के मजदूरों से काम कराते हैं। जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, खुद की भूमि नहीं है, वो क्या करते हैं? वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो ये जो मंझोले किसान होते हैं, इनके पास भूमि ज़्यादा होती है, दूसरों से काम करा के अपनी खेती का काम करवाते हैं। फिर आता है हमारा श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के बाद श्रम हमने पढ़ा था। जो उत्पादन के संगठन हैं वो 4 प्रकार है, उसके चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा था भूमि, दूसरा हमने पढ़ा था श्रम, तीसरा था हमारा पूंजी और चौथा था मानव पूंजी। तो भूमि के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा श्रम का मतलब होता है काम करने वाले लोग, और खेती में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बिना परिश्रम या बिना श्रम के हम खेती का काम नहीं कर सकते। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में, जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान का मतलब क्या हुआ? जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी जो थोड़ी सी उनके पास ज़मीन होती है, अपनी उनकी पूरा जो परिवार होता है, पूरी फैमिली उन खेतों में काम करती है। मतलब क्या हुआ कि वो अपने खेतों में खुद काम करते हैं, उनको श्रमिक लगाने की आवश्यकता नहीं है या दिहाड़ी पे कोई मजदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम, उनके पास ज़मीन क्योंकि थोड़ी होती है और वो परिवार अपना खुद ही खेती बाड़ी संभालते हैं। जो बड़े किसान हैं, मंझोले और बड़े किसान हैं, बड़े किसान का मतलब यहाँ पे क्या है? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। तो वो इतनी ज़्यादा ज़मीन पे खुद तो खेती नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? वो खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक कौन हो जाएंगे यहाँ पर? जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको किराए पे लगाते हैं, उनको काम के बदले पैसे देते हैं और उनसे काम कराते हैं अपने खेतों में। अब ये देखिए, पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। ये एक और विशेषता है पालमपुर गांव की कि पालमपुर गांव में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यही है कि लोग कम से कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। अब कोई 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसको 150 रुपये कोई क्यों देगा? और 80 वाले भी काम करने के लिए बैठे हैं, तो कम से कम कीमत में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोग खाली बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा, तो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आता है हमारा खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी होती है उसकी व्यवस्था। ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन करा है जो इम्पोर्टेंट है। अधिक संख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा। अभी ये इसमें क्या बताया कि जो छोटे किसान हैं वो पूंजी मतलब होता है पैसा, वो पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं। बड़े किसान वो कैसे करते हैं? अधिक संख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जो छोटे किसान होते हैं उनको पैसा क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। वो किससे पैसा उधार लेते हैं? या तो बड़े किसानों से लेते हैं, या गांव का कोई साहूकार होता है, पैसे वाला जो व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, वो होता है, या फिर खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ये देखिए, गांव में क्या होता है, पालमपुर गांव में जो छोटे किसान हैं वो पूंजी कहाँ से लेते हैं? या तो बड़े किसानों से लेंगे,
साहूकार से लेंगे या व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, और जो कर्ज देता है वो उसको क्या करता है, वो अपने पैसे पे ब्याज भी लेता है। अब जो ब्याज है, अगर वो टाइम पे कर्ज को नहीं चुकाता है तो वो जो ब्याज की दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और इसके लिए जो छोटे किसान होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं उनको, छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई इतनी होती नहीं है, कर्ज पे कर्ज चढ़ता रहता है, उस पर ब्याज लगता रहता है, तो इसलिए उनको काफ़ी तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये तो हमने छोटे किसानों के बारे में पढ़ा। अब बड़े किसान क्या करते हैं, मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, क्योंकि उनके पास खेती बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको उनकी बचत भी ज़्यादा होगी। जब खेती बाड़ी ज़्यादा करेंगे, ज़मीन ज़्यादा है, तो उनको बचत भी ज़्यादा होगी, तो वे जो उनको जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो अपने उस बचत में से उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। उनको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता, किसी से उधार लेना पड़ता, किसी को ब्याज नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनके पास भूमि ज़्यादा होती है, तो वे पूंजी की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। फिर आता है हमारा अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मतलब होता है अधिशेष, आवश्यकता से ज़्यादा या बचा हुआ। ये देखिए मैं बताती हूँ अभी। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। अब कभी आपने ये सोचा कि जो किसान होते हैं वो गेहूं का, इतने सारे गेहूं का क्या करते हैं। अब मान लो किसी किसान के पास ज़्यादा भूमि है, ज़्यादा खेत है, उसने उसमें गेहूं उगा दिया, गेहूं की कटाई हो गई, तो इतने सारे गेहूं का वो क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए तो इतना यूज़ नहीं करते ना वो। तो क्या होता है, वे परिवार के उपभोग के लिए, उपभोग मतलब होता है प्रयोग करने के लिए, तो परिवार के उपभोग के लिए कुछ पहले रख लेते हैं अपना अंदाज़ा लगा के, और फिर जो एक्स्ट्रा होता है, अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा होता है उसको वो बेच देते हैं। उसके बाद अभी आता है ना अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। ये वही है कि जो उन्होंने उत्पादन किया गेहूं का या किसी भी फसल का, तो वो एक्स्ट्रा जो होता है उसका क्या करते हैं, उसको वो बेच देते हैं, क्योंकि जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना अपने पास रख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको बेच के पैसे कमा लेते हैं। फिर मैंने इसमें बताया था आपको कि पालमपुर गांव में खेती के, ये तो हमने अब तक जो पढ़ा वो खेती बाड़ी का पढ़ा। अब हम देखेंगे कि खेती के अलावा और जो जो काम होते थे वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले डेयरी, दूध से संबंधित काम। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग क्या करते हैं, अपनी भैंसों को कई तरीके की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा, पालमपुर गांव में आपने देखा था ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, जो खरीफ की फसल है बरसात के मौसम में। तो ये इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, चारे के रूप में। तो लोग वहाँ पे पशुओं को पालते हैं और उनको चारे के रूप में क्या खिलाते हैं, ज्वार और बाजरा। और वो जो दूध होता है, दूध बेचने का काम होता है, डेयरी उद्योग। और ये जो दूध है ये कहाँ बेचा जाता है, पालमपुर गांव के पास जो मैंने बताया था रायगंज गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ दूध बेचा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि पालमपुर गांव में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग का काम भी किया जाता है। छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती है, टोकरी बना दी, माचिस बना दी, मोमबत्तियाँ बना दी, इस तरीके के काम किए जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा पालमपुर गांव में, मैंने बताया था कि दुकानदार भी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार या वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। पालमपुर गांव में क्या होता है, शहरों से सस्ती कीमत पे वस्तु खरीद लेते हैं और गांव में आके उनको बेच देते हैं। इस तरीके के दुकानदार वहाँ पर है। जैसे चाय, गेहूँ, तेल, बिस्किट, जो लोगों के घरेलू चीज़ें होती है यूज़ करने वाली, उसको खरीद के ले आएंगे शहरों से और उसको गांव में लाके बेच देंगे। जैसे गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के पास है, क्योंकि बस स्टैंड के पास जिसका घर होगा उसका मतलब क्या होगा कि सवारियों का आना जाना लगा रहेगा, भीड़ भाड़ होगी, तो वो क्या करते हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और खाने की चीज़ों को वहाँ पर बेचते हैं। उसके बाद आते हैं हम परिवहन। परिवहन मतलब यातायात। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई तरह के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले जैसे, टांगे वाले, जीप,
ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले, ये वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को और वस्तुओं को, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, जैसे पालमपुर में जो व्यक्ति रहता है, मान लो उसको रायगंज जाना है, तो परिवहन का इस्तेमाल करेगा ना। या फिर कोई सामान भेजना है, सामान बेचना है, जैसे गेहूँ बेचना था, रायगंज में भेजा गेहूँ, तो वो वस्तु हो गई। तो वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। ये काम भी वहाँ पर किया जाता है। तो ये हमारा पालमपुर गांव की कहानी, ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। एक बार थोड़ा शुरू में बता देती हूँ शॉर्ट में, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। ये देखिए, पालमपुर एक गांव है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था पहली वीडियो में। जो पालमपुर गांव है वो असलियत में कोई गांव नहीं है, उसकी हमने सिर्फ एक कल्पना की है, उसके बारे में सोचा है। अब वो गांव कैसा है, उसमें लोग कैसे रहते हैं, किस किस तरीके के लोग रहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आया समय के साथ साथ, वो सारा हमने देखा। तो इसमें क्या था, जो पालमपुर गांव है, उस गांव की जो पालमपुर जो गांव है वो, वहाँ पर कई तरीके के काम किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मेन काम होता है वो खेती का होता है। खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो एक गांव है। गांव में आपको पता है लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम करते हैं। फिर हमने देखा पालमपुर जो गांव है वो एक बहुत ऐसा गांव है जो आसपास के कई गांवों से जुड़ा हुआ है। उसके पास एक बहुत बड़ा गांव है रायगंज, और वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर गांव से। और ये रायगंज जो है, इसका आगे ये गांव हमारे किस काम आया था, पालमपुर गांव के लोग अपने सामान को बेचते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं को रायगंज की मंडी में बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो गांव था रायगंज, ये इनके व्यापार के आदान प्रदान के लिए आगे जाके काफ़ी काम आया था। उसके अलावा हमने देखा कि पालमपुर गांव में एक जाति नहीं है, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, कम से कम 450 परिवार रहते हैं। और जो उच्च जाति के लोग हैं वो कम से कम 80 परिवार हैं। उनके पास भूमि है। इसका मतलब क्या हुआ, भूमि के ज़्यादातर जो मालिक है वो उच्च जाति के लोग हैं। उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, पक्के घर हैं। और जो अनुसूचित जाति है उनकी संख्या काफ़ी कम है उस गांव में, लगभग 1/3 है कुल जनसंख्या के। इनके घर भी छोटे हैं और कच्चे घर हैं, फूस के बने हैं, मिट्टी के बने हैं। फिर हमने देखा पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। पालमपुर गांव में 2 छोटे स्कूल हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है। जैसे डिस्पेंसरी होती है ना, वो हो गया, और निजी औषधालय भी है, छोटा मोटा जैसे हॉस्पिटल हो गया या कोई क्लिनिक हो गया, इस तरीके से। फिर अन्य उत्पादन क्रियाओं में हमने देखा वहाँ पे क्या किया जाता है, लघु विनिर्माण, जैसे माचिस बना दी, मोमबत्ती बना दी। परिवहन हो गया, जैसे हमें गेहूँ बेचना है, उसको रायगंज में बेचना है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तु को जो लेके जाएंगे जो व्यक्ति, वो ले जाने के बदले पैसे लेंगे। या किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ये परिवहन का काम हो गया। छोटे छोटे दुकानदार हैं जो शहरों से सस्ते थोक बाज़ारों से सामान खरीदते हैं और गांव में आके उसको लोगों को बेचते हैं, जैसे साबुन, बिस्किट, तेल, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था उत्पादन का संगठन। उत्पादन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना, पैदा करना, उनको उत्पादित करना। अब इसके 4 मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है भूमि, ज़मीन। दूसरा होता है श्रम, काम करने वाले लोग। तीसरा होता है भौतिक पूंजी, 2 तरीके की होती है। स्थायी पूंजी जैसे मशीन हो गई, औजार हो गई, एक बार पैसा लगाया और फिर हम उसका यूज़ कई साल तक करते हैं, नगद पैसा। इसके बाद आता है हमारा मानव पूंजी। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे उत्पादन के कारक। फिर हमने पालमपुर गांव के विषय में देखा कि वहाँ पे 75% लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में लगे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा हेक्टेयर क्या होता है, भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। और 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर हमने देखा पालमपुर गांव में और क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में ज्वार बाजरा उगाते हैं। ये फसल किसकी होती है, खरीफ की होती है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। उसके बाद
अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। सर्दियों में गेहूँ उगाया जाता है। जो गेहूँ है वो रबी की फसल है। गेहूँ को कहाँ बेचते हैं? गेहूँ को पालमपुर गांव के लोग रायगंज में बेचते हैं, उसकी मंडी में। और गन्ने को या तो ऐसे ही या फिर उसका गुड़ बना के, गुड़ के रूप में, मतलब शाहपुर है गांव, वहाँ के व्यापारियों को दिया जाता है। पालमपुर गांव में बिजली की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था से सिंचाई अच्छी होती है वहाँ पे। उसकी वजह से एक साल में किसान 3-3 फसलें उगाते हैं। उसके बाद हमने बहुविध फसल प्रणाली के विषय में पढ़ा। बहुविध, बहु मतलब बहुत, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की। तो एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। इसके बाद हमने देखा कई किसान, पहले क्या होता था, गेहूँ उगा दिया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन अब वहाँ पर आलू भी उगाया जाता है, आलू की खेती भी की जाती है। फिर हमने हरित क्रांति के विषय में देखा। हरित क्रांति क्या है? एक तो ये सबसे पहले कब आई थी? 1960 के दशक में आई थी। इसके लिए किन बीजों का प्रयोग किया गया था? तो HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति का मतलब क्या है? खेती के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग करना, नए नए तरीके जो है वो आजमाना। हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल की खेती में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो खेती के आधुनिक तरीके हैं उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया। जब पुराने तरीके से खेती की जाती थी पालमपुर गांव में, तो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज होती थी। जब नई तकनीक का प्रयोग किया गया, हरित क्रांति आई, तो उत्पादन एकदम से बढ़ गया और वो हो गया 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर हमने देखा कि हरित क्रांति का जहाँ पे फ़ायदा हुआ वहाँ कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या होगा? जब ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा? जो भूमि के नीचे का जल है, ज़्यादा फसल उगाई जाएगी तो पानी भी ज़्यादा दिया जाएगा फसलों में, सिंचाई भी ज़्यादा की जाएगी, तो उससे नुकसान क्या होगा? भूमि के नीचे का जो भौम जल स्तर है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा देश में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था पंजाब ने, और उसने क्या किया था? मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता उसको बिल्कुल कम कर दिया था। फिर हमने देखा पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, किस प्रकार लोगों को भूमि मिली है। तो शुरू में हमने देखा था पालमपुर गांव में 450 परिवार है। उनमें से कम 150 परिवार ऐसे जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, जो दलित है। 240 ऐसे जिनके पास भूमि है लेकिन बहुत कम है। उसके अलावा 60 परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं या मंझोले किसान हैं, जिनके पास भूमि काफ़ी ज़्यादा है। और ये भूमि पे काम कैसे करते हैं? जिनके पास भूमि नहीं है उनसे अपने खेतों में काम करवाते हैं। फिर आता है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पास तो बहुत कम भूमि होती है, और वो भूमि इतनी होती है कि उनके पूरा परिवार अपने खेतों में ही काम करके गुजारा करता है। उनको किसी और को श्रम या किसी और से काम करवाने की आवश्यकता नहीं होती। जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो किराए पर लोगों से, श्रमिकों से काम कराते हैं। उसके बाद हमने देखा पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में स्पर्धा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या? कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग कम से कम कीमत पर भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि श्रमिक काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, काम उनके लिए उतना नहीं मिल पाता, तो वो कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। पैसा कहाँ से आता है? जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े किसानों से, या गांव में कोई साहूकार होता है या कोई व्यापारी होता है उससे कर्ज लेते हैं। जो उनको कर्ज देता है वो उनसे ब्याज भी बहुत ऊंचा लेता है, उनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, उनको कोई कर्ज लेना नहीं होता, वो अपनी खेती से ही काफ़ी पैसा बचा लेते हैं, जिससे उनका काम अच्छे से चल जाता है। अब आता है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की। जो कृषि उत्पाद बच गया, एक्स्ट्रा है, वो उसका क्या होता है? अब मान लो किसी किसान ने गेहूँ उगाया और उसने अपने परिवार के लिए गेहूँ रख लिया, उसके बाद उसके और भी गेहूँ बच गया, तो वो क्या करेगा? वो गेहूँ को बेच देगा। फिर आता है डेयरी, दूध से संबंधित काम जो पालमपुर गांव में होता था। अब वो कैसे चलता है? कई परिवार डेयरी का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? भैंसों को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं और क्या करते हैं? फिर
जो बरसात के मौसम में मैंने बताया था ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, अपने पशुओं को चारे के रूप में वो खिलाते हैं। और उसके जो डेयरी है, मतलब डेयरी के अंतर्गत जो दूध का कार्य होता है, वो दूध वहाँ पर रायगंज जो है वहाँ पर जाके वो बेचा जाता है। उसके बाद दुकानदार कैसे है पालमपुर गांव में? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शहरों के थोक बाज़ारों से कई वस्तुएं खरीद लेते हैं सस्ते में, उनको गांव में लाके बेच देते हैं, जैसे चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, ये चीज़ें। परिवहन क्या है? पालमपुर में क्या होता है कि कुछ लोग क्या काम करते हैं, या तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। लेके कैसे? रिक्शा के द्वारा, तांगे के द्वारा, जीप से, ट्रैक्टर से, ट्रक से, गाड़ियों से। और दूसरा क्या काम होता है, जो पालमपुर गांव में वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उनको जो बेचने का काम होता है, जैसे गेहूं किसानों ने उगाया, उस गेहूं को उन्होंने रायगंज में बेचा, तो वो गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह पर जो ले जाने का काम होगा वो परिवहन के द्वारा ही किया जाएगा। तो परिवहन का काम भी इस गाँव में किया जाता है, जो गैर कृषि क्रिया है, कृषि के अलावा। अब ये देखिए, थोड़ा इसके अभ्यास पर भी नज़र डालते हैं। ये देखिए, पालमपुर में तीसरा क्वेश्चन देखिए, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की? पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों की सिंचाई व्यवस्था अच्छी हुई और किसानों ने एक ही साल में 3 फसलें उगाई। इसमें आप रबी की फसल, खरीफ की फसल बता सकते हैं, आलू, गन्ना, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आएगा पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। ये जो मैंने आपको बताया था, टोटल 450 परिवार थे, उसमें से 80 परिवार उच्च जाति से संबंधित थे, और जो दलित थे उनके पास भूमि नहीं थी। उच्च जाति के परिवारों के घर कैसे थे, निम्न जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके घरों की व्यवस्था कैसी थी, ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना होगा। फिर ये देखिए 6th क्वेश्चन, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर स्पर्धा बहुत ज़्यादा, बहुत कंपटीशन है, काम करने के लिए श्रमिक बहुत है, लेकिन उनको काम मिल नहीं पाता, इसलिए कम से कम पैसे में भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखिए फिर 8th क्वेश्चन, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके, कौन से तरीके अलग अलग? ये देखिए, इसमें आप हरित क्रांति के बारे में लिख सकते हैं, बहुविध प्रणाली के बारे में लिखेंगे। ये देखिए 10th क्वेश्चन, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भी नहीं? इसमें आप क्या बताओगे? जो अभी बताया था, छोटे किसान कर्जा लेते हैं, उनके पास भूमि कम होती है, कर्जा किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं, बड़े किसान से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं, उस पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है, कष्टों का सामना करना पड़ता है। मंझोले और बड़े किसान अपने खेती में इतनी बचत कर लेते हैं कि उनको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारा इसमें आपको लिखना है। तो ये जो फर्स्ट लेसन हमारा पालमपुर गांव की कहानी, ये आपका ख़त्म होता है। इसकी दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तभी आपको सेकंड समझ में आएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको साथ में बताया है, और जो अंडरलाइन किया वो सारा इसका जो महत्वपूर्ण भाग है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।